अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन भी एक शॉर्ट स्पैन में ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दी, यानी कि 42,900 एंड 42,600 के लेवल पर यहीं से मार्केट में एक फ्लक्चुएशन देखी गई। और फाइनली हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अगेन उसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं जिस क्लैरिटी का तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वेट कर रहे हैं, साथ साथ इलेक्शंस के हवाले से। और हम कह सकते हैं जो एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है वो भी ऑयल प्राइसेस के हवाले से, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी इम्पैक्ट दे रही है। और आने वाले दिनों में यही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगर क्लैरिटी की तरफ चले जाती है, यानी कि अगर जो ये चीजें जो है वो एक मैस क्रिएट कर रही हैं, ये मैस जो है वो थोड़ा सा सिमट जाए तो चीजें काफी हद तक बेहतर हो सकती हैं। मार्केट भी सेंटिमेंट से ही ट्रेड करती है। आज भी हम देख रहे हैं इसी शॉर्ट स्पैन में आज मार्केट ने सम हाउ पॉजिटिव जेस्चर दिया है, लेकिन इन्वेस्टर्स फिर भी चाहते हैं कि अगेन मार्केट के अंदर IMF की न्यूज या फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस हवाले से न्यूज आ जाए, जिसमें काफी हद तक एक क्वेश्चन मिल सकता है। और अगर हम बात करें इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस के हवाले से, तो इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट नहीं पास ऑन किया जा रहा, तो वो एक सब्सिडी की सूरत इख्तियार किया हुआ है। तो वो भी हम कह सकते हैं कि IMF की अगर न्यूज आ जाए तो उसके बाद जो है वो चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि जब तक सब्सिडीज की एक हमारे सामने एक नेगोशिएशन देखी जा रही है तो वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट दे सकती है। तो ये तो हुई मार्केट और इकोनॉमी के हवाले से बात। थोड़ी सी इन्वायरमेंट के हवाले से बात करते चलें। हीट वेव दिखाई दे रहा है, कराची जैसे शहर में काफी जो है वो गर्मी दिखाई दे रही है। अपना ख्याल रखें, गिरदोनवा का ख्याल रखें, पानी ज्यादा पिएं, और हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जानवरों का, परिंदों का भी ख्याल करें। छत के ऊपर जो है वो अपने पानी के बाउल्स और दाना पानी जो है वो दोनों का इंतजाम किया जाए। तो ये तमाम चीजें गर्मियों के लिए काफी हम कह सकते हैं हेल्पफुल हो सकती है। वो ऐसी चीजें खाने में इस्तेमाल करें जिससे आपकी जो है वो बॉडी को सुकून मिले। तो ये तो हुई एनवायरनमेंट के हवाले से बात। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,667.32 के लेवल पर। हाई साइड का मार्केट डेट 42,883.86, लोअर वॉज 42,607.15। जैसा कि हमने बताया इंट्रोडक्शन में कि शॉर्ट स्पैन देखा गया आज की मार्केट में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लोजर रहा 42,726.06 का, यानी कि 58.74 का एक रेंज बाउंड गेन्स आज के दिन देखे गए। टर्नओवर में करंटली 197.91 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में डिक्लाइन 52.41 मिलियन शेयर का। वैल्यू इज अगेन ड्राई, हम कह सकते हैं 6.17 बिलियन रुपीज। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन इज टू बिंग इन रेड टेरिटरी। WTL स्टेक्स को लीड कर रहे हैं 0.03 के इजाफे के साथ 1.48 पे क्लोजर। 21.94 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। साइनर्जी अगेंस्ट स्कॉर्पियो 0.1 का गेन देखा गया। 5.28 पे क्लोजर रहा। 15.47 मिलियन शेयर ट्रेडेड। एंड लास्टली लोटे केमिकल। कल हमने लोटे केमिकल को एप्रिशिएट होते हुए देखा था, आज के दिन अगेन जो है वो डिक्लाइनिंग नोट पे 0.6 का डिक्लाइन। 26.4 पे क्लोजर। 11.48 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल जेस्चर हम कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स थोड़े से मिक्स बिहेवियर जो है वो विटनेस करने वाले हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से ये बात करने वाले हैं कि एक्सटर्नल डेट हमारे पास जो एक अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर है, साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट काफी हद तक नेगेटिविटी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा, क्योंकि आप 4 हफ्ते में एक न्यू गवर्नमेंट जब बनती है तो उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आप उस पर सारा ब्लेम डाल दें। तो ये आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि क्या पास्ट पॉलिसीज की वजह से हमें ये इस टाइम के अंदर हम कह सकते हैं जितनी नेगेटिव सूरत हाल है, इतनी बुरी हालात पहुंच गए हैं, तो ये रीजंस क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। इसके साथ साथ क्या अर्जेंटली इश्यूज टैकल करने के लिए मेजर्स रिक्वायर्ड हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सोल्यूशन हैं जिस पे जाया जा सकता है। अर्जेंटली हम अगर वो सोल्यूशन थोड़े से ले लें तो अगर उन मेजर्स की तरफ चले जाएं तो इकोनॉमिक रिवाइवल और खासकर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मुमकिन हो सकता है, वो आज हम अपने पैनल से डिस्कस करेंगे।
साथ साथ इंस्टेंट डिसीजंस जो कि पास्ट गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए, तो वो इंस्टेंट तो थे, उससे एक इंस्टेंटली नताइज भी आ गए, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ IMF प्रोग्राम ही इज द ओनली वे कि क्लैरिटी आ सकती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं राशिद सिद्दीकी साहब, आप बिजनेसमैन हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं काठी के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश अहमद साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। दोनों गेस्ट को खुशामदीद कहते हैं। राशिद साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, चीजें काफी हद तक मैस की सूरत हाल इख्तियार कर गई हैं, आज भी हमने यही देखा है, डेली हम यही विटनेस कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, क्लैरिटी आ जाए, फाइनली मार्केट के अंदर भी बुल रन हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी यही वेट कर रहे हैं, मैक्रो साइड पे भी, माइक्रो साइड पे भी। तो क्या वजह है सर, क्यों इतना मैस क्रिएट हुआ है और ये कैसे सिमटेगा? देखिए, मैच तो इतना उरुज पे जा चुका है कि जिसको समझने के लिए डेफिनेटली शॉर्ट टर्म तो कोई ऐसे चीजें नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर आप कहें कि ये अगर मेजर्स ले लें तो बहुत इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। हाँ, एक काम हम जरूर कर सकते हैं कि इस वक्त जो मार्केट की अनसर्टेनिटी है, जितनी तेजी से डॉलर की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, स्टॉक मार्केट नीचे हो रही है, और एक जमाना ऐसा जिसके अंदर हम कम से कम कराची में धमाकों को बिल्कुल भूल चुके थे, फॉरगेट कर चुके थे, लेकिन अब वो धमाके भी रफ्ता रफ्ता आते जा रहे हैं। ये तमाम 3-4 चीजें मिलकर एक पैकेज का शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इकनॉमी है वो बहुत ही तबाहाली का शिकार है। मैं इसके नहीं कहूँगा कि बुरी हाली का शिकार है, तबाकुन हालात है। अच्छा देखिए, ये जो तबाकुन हालात है ना, ये एक दिन के तबाकुन हालात नहीं है। अगर आप बेसिकली देखें तो पिछली 3-4-5 गवर्नमेंट को देख लें, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट को देख लें या इससे पहले जो गवर्नमेंट आती रही उनको भी देख लें। मेरी अभी शहबाज शरीफ साहब से डायरेक्ट एक मुलाकात हुई थी, उसके अंदर मैंने उनको भी कुछ ये ब्रीफ करा था और उन्होंने उस बात को डाइजेस्ट भी किया था। उन्होंने कहा था डेफिनेटली हमको उसके ऊपर हम काम करेंगे। देखिए, मुल्क की जो इकनॉमी बनती है और मुल्क की जो इकनॉमी की पॉलिसी बनती है वो किस बेस पर बनती है, वो अगर आप देखें तो बिजनेसमैनों की बेस पर बनती है कि अगर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी बेसिस होती है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही है और हमारी इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रही है तो डेफिनेटली उसका जो डेफिसिट होता है वो आपको डॉलर की सूरत के अंदर डॉलर को बहुत ऊपर लेके जाता है। और क्योंकि हमारे कर्जे जो है वो केटू के पहाड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो जितने हमारे ज्यादा कर्जे हैं, अगर 1 रुपये भी डॉलर के ऊपर बढ़ते हैं ना तो हम अरबों की हिट में आ जाते हैं। तो अब अगर आप अभी देखें तो पिछले 1 महीने के अंदर अंदर जो डॉलर है वो मेरा ख्याल से कोई 170-175 की रेंज में चलते चलते और अचानक अगर आज आप देखें तो 198 रुपीज की सूरत में आ गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 20-25 साल से कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने इतने बुरे हालात नहीं फेस किए, इतने बुरे हालात तो फेस नहीं किए, लेकिन उसको बेहतर करने की कोशिश भी नहीं की गई। क्योंकि देखें, अगर असूली तौर पे जो लोग बिजनेस के डिसीजन लेते हैं, जो लोग इकोनॉमी के डिसीजन लेते हैं, जो लोग मुल्क का बजट बनाते हैं और जो लोग IMF के साथ बार्गेनिंग करने के लिए जाते हैं, उनमें आप कहीं भी एक्सपोर्टर्स आपको नजर नहीं आएंगे, उसमें आपको कहीं पे इम्पोर्टर्स नजर नहीं आएंगे, वहां पे आपको कहीं पे भी सनतकार नजर नहीं आएंगे, वहां पे आपको कोई भी आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग नजर नहीं आएंगे। अगर जब तक गवर्नमेंट सनतकारों को बिठा के, एक्सपोर्टर्स को बिठा के जब तक उनसे मशवरे करके पॉलिसी नहीं बनाएगी, और जब देखें सियासत में तो क्या है कि पॉलिटिक्स में क्या है कि अगर आप गौर करें तो हर 2 से 3 साल के बाद हुकूमत चेंज हो जाती है, और जब कोई नई हुकूमत आती है तो वो पुरानी हुकूमत के जितने भी मसाइल होते हैं, जितने या अगर कोई अच्छे काम किए होते हैं तो उन तमाम को साइड के ऊपर रखती है और अपनी एक नई हिकमती अमली लेके आ जाती है, जिसकी वजह से जो नुकसान होता है जब कंटिन्यूस अगर आपके इकोनॉमी की पॉलिसीज के अंदर चेंजेस होती रहेंगी तो उसका नुकसान सनतकारों को तो होगा, और सनतकारों का नुकसान मुल्क का नुकसान है। नंबर 1, मेरी शहबाज साहब से बात हुई थी और मैंने भी उनको मशवरा दिया था कि आप, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब में एक बात है कि वो डोअर है और ही इज अ वेरी गुड लिसनर। आप उनको जब भी कोई मशवरा दें तो उसको सुनते जरूर है, और उसके बाद अगर कोई मसला होता है तो वो ब्लंटली यहाँ तो उसी वक्त कहते हैं कि यार ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और जो उसी वक्त अगर उनको पसंद आता है तो कहते हैं यार ये बात सही है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आप इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो हमने उससे एक ही बात कही थी कि भाई देखें, आप सबसे पहले तो जब भी आपका कोई बजट बनता है या आपकी जो IMF की टीम जाती है, देखें
IMF के पास जाना ना जाना ऐसे साथ। सर IMF की टीम में अभी इनको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर लास्ट ईयर की बात करें तो अक्टूबर से IMF का ये प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू हुआ है, ये रिव्यू, और जब से रिव्यू और निगोशिएशन हो रही हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से अभी तक कॉन्फ्लिक्ट। अक्टूबर में जब प्रीवियस गवर्नमेंट ने IMF के साथ काम शुरू करा था, ये मैं तो वैसे तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ प्रीवियस गवर्नमेंट का ही फॉल्ट नहीं है, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कभी भी बिजनेसमैनों के सनतकारों को इस मामले में कभी लिफ्ट नहीं करा है। अच्छा। लेकिन अब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके अंदर अगर आप गौर करें तो 4 दफा फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए जी। एक फाइनेंस मिनिस्टर आया, उसने अपनी कोई दूसरी पॉलिसी बनाई, वो फाइनेंस मिनिस्टर आगे चला गया, उसने शब्बरजदी आए, उनकी अलग पॉलिसी थी, उन्होंने कहा नहीं जी शब्बरजदी तो FBR मतलब FBR में पॉलिसी तो वही बनाएंगे ना। देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी का तो FBR से डायरेक्ट लिंक है ना, ठीक है ना। हफीज शेख साहब आए, उनकी अलग पॉलिसी थी। जब शौकत तरीन साहब आए, उनकी अलग पॉलिसी थी। जब शौकत तरीन साहब भी आए और जब वो IMF के अंदर गए, जब वो IMF से बार्गेन करने के लिए जा रहे हैं तो उनको इकोनॉमिक का होमवर्क करके जाना चाहिए था और उनको सनतकारों को बिठाना चाहिए था। देखिए अगर मैं इकोनॉमी चला रहा हूँ, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो डॉलर मैं लेके आ रहा हूँ ना, तो अगर मैं डॉलर लेके आ रहा हूँ तो जितना अच्छा मशवरा मैं उनको दे सकूंगा उतना अच्छा मशवरा एक वो सियासतदान नहीं दे सकता जो सियासी बेस के ऊपर आके प्राइम मिनिस्टर वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गया होगा या फाइनेंस के बॉडी में बन गया होगा। एक बैंकर और एक बिजनेसमैन में भी फर्क होता है, आप समझते हैं? ऑफ कोर्स होता है। देखिए सबसे ये भी एक पॉइंट था कि बैंकर मेन अहमियत आप पूरी दुनिया के अंदर उठा के देख लें कि जितनी भी गवर्नमेंट बनती है या जितने भी उनके इलेक्शन होते हैं उनके अंदर मेन जो उनका थिंक टैंक होता है, मेन जो उनके रॉ मटेरियल होता है वो सनतकार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। क्योंकि देखिए मुल्क जो चल रहा है ना, गवर्नमेंट क्या करेगी या एक फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा? एक फाइनेंस मिनिस्टर वही करेगा जो मुल्क के अंदर पैसा आएगा वो उसी के हिसाब से मैनेज करेगा। अगर मैं एक सनतकार हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक्सपोर्टर हूँ और मैं अगर 10 अरब की एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से या गलत गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से अगर मेरी पॉलिसी दुरुस्त नहीं है और मैं 10 अरब के बजाय अगर 1 अरब रुपए की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि उस 9 अरब को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इम्पोर्ट से। चलिए सर, वो भी आपका सवाल जो हमेशा होता था उसके ऊपर भी आएंगे कि वो आप बोलते थे ना हमेशा पॉलिसी जो है वो सबके लिए दी जाए, खाली 5 या 10 सेक्टर के लिए ना दी जाए। सर मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ सर से और फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर साहब प्लीज ये बताइएगा कि हालात तो बुरे हैं, राशिद साहब ने बताया क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे हुई हैं, लेकिन इस नहज पे हम पहुंचे क्यों, ये भी एक सवाल है, प्लीज इसका आंसर दीजिए। देखिए ये तो सभी को मालूम है कि हम लोगों के आज से नहीं चंद सालों से जो है हमारे यहाँ हालात अनस्टेबल रहे हैं। अच्छा, इसमें आप ये देखें जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वहाँ पे भी जो है 8-9 महीने तक अनस्टेबिलिटी थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि डायरेक्शन क्या, IMF के पास जाना है नहीं जाना, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। देखें यहाँ पे 2 चीजें इकोनॉमी में 2 चीजें काउंट करती हैं, डिसीजन लेना भी काउंट करता है और टाइमिंग ऑफ द डिसीजन उससे ज्यादा काउंट करता है। राइट, टाइमिंग ऑफ द डिसीजन लेना काफी नहीं है, उसकी टाइमिंग बड़ी जरूरी है। तो अगर आपने डिसीजन गलत वक्त पे लिया या आपने डिले कर दिया तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नीचे जाता है तो वो ऊपर लाने में बहुत टाइम लगता है। तो यही पिछली गवर्नमेंट में हुआ था, आपने देखा होगा कि 8-9 महीने उन्होंने डिले किया है IMF जाने में और जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस जो रिक्वायर्ड थे मुल्क को वो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर। तो अच्छा, फिर हम अभी एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, जारी बात है 1 महीना 1.5 महीना हुआ है, 1 महीना हुआ है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये कि शहबाज शरीफ साहब जो है, जारी बात है ही इज एक्सपीरियंस पर्सन, इन्होंने पहले भी चलाया हुआ तो ये मामला को भी जानते हैं। तो उस तरह की पॉलिसी अनसर्टिनिटी शायद ना रहे, पहले से आके वो कुछ ना कुछ डिसीजन ले लें रिगार्डिंग के IMF के पास जाना है नहीं जाना, क्योंकि ये मोटी मोटी बातें ये आप मुझसे अगर ये पूछेंगे तो क्या जाने को तो हम तैयार हैं, मिस्टर साहब भी मिलकर आ गए, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे। जाने का मतलब ये होता है, देखिए मैं सिंपल बताऊं कि IMF के पास जाना बात करने से पहले कुछ उनकी शराइत होती है, कुछ सिग्नल्स होते हैं जो गवर्नमेंट अगर लेती है तो एक इन्वेस्टर या बाहर का बंदा वो समझता है कि ये गवर्नमेंट कुछ सीरियस है इन नेगोशिएशंस के अंदर, या IMF के साथ जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर कुछ ऐसे सिग्नल्स नजर नहीं आते तो जो बाहर का इन्वेस्टर है वही समझता है कि जो आउटकम है वो पॉजिटिव शायद ना आए और शायद वो नेगोशिएशंस उस लिहाज से नहीं चले। तो जो सिग्नल्स होते हैं ना वो 2-3 सिग्नल्स बड़े मोटे मोटे, और वो जैसे आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे हम जो वो कहते हैं कि सब्सिडीज आप खत्म करें, जो आप बहुत हैवी सब्सिडीज जो आप दे रहे हैं जी, वो जो अनसस्टेनेबल है वो खत्म की जाए। सबसे पहला तो स्टार्टिंग पॉइंट वो है।
तो अगर हम वो उस चीज में भी अभी तक अनडिसाइसिवनेस ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। सर एक तरफ ऑपोजिशन खड़ी है और डेली तनकीद कर रही है, आ गए नहीं संभल रहा और ये और वो, और एक तरफ आपका है ये अनपॉपुलर डिसीजन जिसपे आपको थोड़ा सा अगर आप पेट्रोलियम प्राइसेस को अप कर दें तो चीजें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी, IMF प्रोग्राम भी हो जाएगा क्योंकि सब्सिडी दी हुई है ना आपने, तो इंटरनेशनली भी ये बोझ पड़ रहा है। थोड़ा सा आवाम को समझना पड़ेगा, हमें सबको भी एजुकेट होने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले तो आवाम को समझना पड़ेगा, आवाम को ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्राइसेस होती है ये कोई लोकल फिनोमेना नहीं है, ना ये गवर्नमेंट की वजह से होता है, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं ऑयल, आप देखें $15 बिलियन का आपको ऑयल का वो इस वक्त 9 महीनों का जो आया है, इस वक्त $15 बिलियन का हमने जो ऑयल इंपोर्ट किया है, विच इज 100% मोर, यानी 1 टाइम मोर देन द प्रीवियस ईयर जो हमने किया था। 7.5 बिलियन से 15 बिलियन पे आप चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि इकोनॉमिक का असूल ये होता है कि जिस चीज़ की कीमत कम होती है तो लोग वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जिस चीज़ की कीमत बढ़ती है तो लोग वो ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं या उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी और चीज़ से। एक ये मोटा मोटा असूल है जो तो हमेशा भी ये होता है कि जब आप प्राइसेस किसी चीज़ की बढ़ाते हैं, अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में जब आपको चीज़ महंगी मिल रही होती है प्राइसेस, तो वो कोई हुकूमत जो ऐसा नहीं होती कि वो जो है पास ऑन ना करे। श्रीलंका ने रोक के देखा था, उनके इकोनॉमी का जो है आपने देखा हाल उसका बहुत बुरा हो गया। इंडिया जैसे मुल्क, अमेरिका जैसा मुल्क जो इतना बड़ा जिसके पास हुआ है, वो भी जो है वो रोकता नहीं है। इस वक्त जो है अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है आप देखें किस पॉइंट पे पड़ी हुई है, यानी इंटरेस्ट रेट जिसको हम इकोनॉमिक्स की जबान में स्टैग्फ्लेशन कहते हैं कि हायर इन्फ्लेशन विद हायर इंटरेस्ट रेट, यानी ये अमेरिका में बहुत अरसे बाद आया है कि ग्रोथ भी नहीं हो रही और इन्फ्लेशन भी बहुत हो रही है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि पास ऑन किया गया है प्राइसेस को कंज्यूमर को। इंडिया ने पास ऑन किया है मुख्तलिफ, हालांकि इंडिया के पास 400 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उसकी, तो उसको क्या उसके पास तो यू थिंक दिस इज द ओनली सोल्यूशन कि इसको पास ऑन कर दिया जाए ताकि जो है वो हालात बेहतर हो जाएं और IMF से जो हमारा नेगोशिएशन या प्रोग्राम की। मैं असल में लोगों को समझाने के लिए कि पास ऑन नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं एक पॉइंट ताकि लोग जरा समझ जाए ना। जी देखिए एक ऑप्शन तो ये है कि आपने जो है सब्सिडीज खत्म कर दी हैं, टैक्सेस जो IMF जो कहता है कि कुछ टैक्सेस बढ़ा दें, दूसरी चीजें, अब टैक्सेस भी जो कहता है प्रोविंशियल, क्योंकि अब मामला फेडरल टैक्सेस का नहीं रहा, प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरी चीजें जो है वो और उसके लिए कोलिशन गवर्नमेंट की रजामंदी जरूरी है। तो ये सारी चीजें जब ये गवर्नमेंट करेगी तो इसके लिए जो है ये मुश्किल फैसला होगा। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो ये सब्सिडीज अगर सिर्फ खत्म कर दें, मैं एक पॉइंट कहता हूँ, तो तकरीबन 50 रुपए जो है हम डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं और 25 रुपए पेट्रोल पे दे रहे हैं तकरीबन। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि डीजल कहाँ पहुंच जाएगा, पेट्रोल कहाँ पहुंच जाएगा। और अगर आप देखें तो पेट्रोल 4-5 रुपए पड़ता है, तो मुल्क में हर चीज की महंगाई अगर जो 10 रुपए की चीज 15 रुपए की हो जाती है, तो अगर ये 50 रुपए बढ़ेगा तो वो 10 रुपए की चीज 20 या 25 रुपए की हो जानी चाहिए। तो कहने का मकसद ये एक तूफान आएगा महंगाई का, सही ना। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है कि ये सब्सिडीज खत्म की जाए, ठीक है ना। फिर टैक्सेस लगाए जाएं। टैक्सेस लगाने से क्या होता है, बिजनेस अच्छा जब आप महंगाई करते हैं तो महंगाई के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, अभी ऑलरेडी बढ़े हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बिजनेस जो है वो जारी बात डाउन हो जाता है। इस वक्त दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट तो पहले ही ऑलरेडी हायर साइड पे है, यही तो मैं कह रहा हूँ। हायर पहले भी यही टूल यूज किया गया था पास गवर्नमेंट का, अगर आपको याद हो कोविड से पहले 13.25 के इंटरेस्ट रेट पे हायर साइड पे हम पहुंच गए थे, जिसमें अक्सर बिजनेसमैन यही बोल रहा था कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस इन्वायरमेंट को ही क्या दोबारा दोहराया जाने की कोशिश की जा रही है? ये इस वक्त दुनिया भर में एक फिनोमेना है जिसको हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं जी। इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करने का जो एक तरीका जो बचा है, जो सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, वो इंटरेस्ट रेट है। इस वक्त देखें अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए हैं वो उस बावजूद इसके बढ़ाए हैं कि उसकी इकोनॉमी में रिसेशन की तरफ है, वो ग्रोथ नहीं हो रही। तो अच्छा अमेरिका के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में आपने देखा, कराची की स्टॉक मार्केट देखें या दूसरी दुनिया की इंडिया के स्टॉक मार्केट सब में बैठ गए, एशिया के देखें। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि रिस्क फ्री रेट आपके बड़ा सस्ता हो गया, यानी कि जो पैसा जो बगैर रिस्क पे आपको अच्छे रेट मिल रहा है तो वो फिर रिस्क वाले स्टॉक मार्केट में लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो दुनिया में सारी हुकूमतें जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। मसला हमारे साथ ये है कि अभी ऑलरेडी हम बढ़ा चुके हैं इंटरेस्ट रेट, और अगर मजीद अगर इन्फ्लेशन होती है, प्राइसेस इस तरह से बढ़ती हैं, तो उसके बाद आप कितना ले जाएंगे इंटरेस्ट रेट, कितना, यानी आप समझिए कि कहाँ तक हर्ट हो गई आवाम। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है। अच्छा अब सवाल सही है कि आप ना करेंगे, एक तो दूसरा पॉइंट आता है,
अच्छा, जब नहीं करते ना तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इस वक्त जैसा अभी हो रहा है कि आपका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, क्योंकि वो ये देखता है कि या तो वो डिफॉल्ट के करीब है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये कि सिग्नल ऐसा इन्वेस्टर देखा है कि आपके पास जो करंट अकाउंट में शॉर्टेज आ रही है, ठीक है ना, आप अपने आपका बजट डेफिसिट पूरा नहीं हो रहा, ठीक है ना, इस वक्त अब इतना बड़ा बजट डेफिसिट इसका हो गया सब्सिडीज की वजह से। तो क्या गवर्नमेंट वेट कर रही है कि वो बजट दे और फिर उसके बाद कोई मेजर? ये अच्छा देखिए, सवाल ही यही है कि या तो बजट तक वेट करना, लेकिन मैंने जो पहले आपसे कहा कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया इस वक्त, तो उसके बाद आप करेंगे ना तो वो वापस बहाल नहीं हो सकता, यानी वो बहाल होने में आपने बहुत ज्यादा लूज कर देते हैं। तो ये इन्वेस्टर के टाइमिंग है, कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आप अभी डिसीजन लें, अगर लेट सपोज बजट पेश करना है तो डिसीजन तो लेना है ना आपको। तो सर आपको याद होगा कि 2018 से 2017 से आई गेस नेट सेलर दिखाई दे रहे हैं अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखें पाकिस्तान में। तो ये भी एक सवाल है, ये मैं राशिद साहब से पूछती हूँ, लेकिन उससे पहले सर अभी जो कुछ इन्होंने इंडिकेटर्स दिए हैं जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इन्होंने बोला है कि फौरी तौर पर कहते ना मरीज को अगर दवा नहीं दी वो पहले ही मर जाएगा तो फिर क्या जरूरत है आपको दवा की, आप टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो अभी की टाइमिंग के लिहाज से आप समझते हैं कि यही रिक्वायरमेंट है कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंट उनका बहाल किया जाए कॉन्फिडेंस? देखिए, हमको एनी हाउ IMF से एग्रीमेंट करे बगैर या IMF की बात माने बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और हमको IMF की बात को तो एनी हाउ मानना पड़ेगा, और हम जितनी जल्दी मान लेंगे उतने हमारे डैमेजेस कम होंगे। मतलब ये है कि देखें, हम तो अभी इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ये इवेंट ऐसा हो नहीं, या नेक्स्ट इवेंट जो है वो इससे मजीद बेहतर कैसे हो सकता है, हमको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी कि हमको अपनी इकोनॉमी की बहाली के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमको अपने आने वाले कल के ऊपर काम करने के लिए हमें 3-4 कदम उठाने इंतहाई नोबलीज है। उनमें से सबसे पहला कदम जो है वो इम्पोर्टेड गाड़ियों की बैंड है, जिसके ऊपर हम एटम बम बना सकते हैं लेकिन हम गाड़ी नहीं बना सकते, ठीक है ना। और अगर आप गौर करें तो पिछले 25-30 साल के अंदर जितनी इम्पोर्टेड गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, जितनी लग्जरी गाड़ी बढ़ती जा रही है, वो देखें पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़, 22 करोड़ का 1% बनता है 22 लाख, और 22 लाख का 1% बनता है 22,000। ये 22,000 वो लोग हैं जो लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करा के और अपने पैसों को यहाँ से बाहर भेज के जो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। गवर्नमेंट को 3-4 काम अगर इमीडिएटली अगर गवर्नमेंट 3-4 काम नहीं करेगी तो हम अपने हर आने वाले तो बात हो रही है कि लग्जरी कार्स के ऊपर आने वाले दिन के ऊपर हम मजीद तबाही की तरफ बढ़ते रहेंगे। देखें, हमको 2-3 चीजें अल्लाह देंगे जिसके ऊपर हमको सोचना होगा, और जिसके ऊपर हमारे जितने थिंक टैंक है या जो हमारी एजेंसीज है उनको भी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया कि हमको इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और लग्जरी गाड़ियों के ऊपर तो हमको इस वक्त बैंड लगाने की जरूरत है। मैं खुद लग्जरी गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं चलानी चाहिए, अगर नहीं होगी तो मैं भी नहीं चलाऊंगा। इंडिया के अंदर एक दफा ये रेवोल्यूशन आया था आज से 20-25 साल पहले, और उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का, जब हमारे जो साहब थे ना तो उनका भी आया था कि कोई भी बंदा गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए 1300 सीसी से ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं चलाएगा। आज अगर आप उठा के देख लें, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हो, चाहे वो प्राइवेट बिजनेस हो जाए, कोई 5000 सीसी की गाड़ी चला रहा है, कोई 6000 सीसी की गाड़ी चला रहा है, और ये वो तमाम गाड़ियां चला रहे हैं जिसकी बेसिस के ऊपर जो हमारे डॉलर के आने की स्पीड है वो क्रॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, और जो डॉलर जाने की स्पीड है वो ड्रॉपिंग करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो डेफिसिट आपका ये कभी बच नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक तो ये हो गया कि हमको इम्पोर्टेड गाड़ी, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। नंबर 2, पाकिस्तान का कोई एक ऐसा कानून नहीं है कि मेरी 1 अरब रुपए की एक्सपोर्ट है, अगर मैं आज लीगली तौर के ऊपर $1 लाख पाकिस्तान से भेजना चाहूँ तो मैं नहीं भेज सकता। अगर मैं $10,000 भेजना चाहूँ जबकि मेरी 1 अरब रुपए की मेरी एक्सपोर्ट है, उसके बावजूद में $10,000, कोई ऐसा कानून नहीं है जो मैं पाकिस्तान से बाहर भेज सकूँ। और उसके बावजूद पाकिस्तान के बिजनेसमैनों ने, मैं खुद भी बिजनेसमैन हूँ, और जिस बिजनेसमैन ने करा है वो गलत करा है, उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन साथ साथ हमारे मुल्क की जो पॉलिसी थी उनको भी इसके ऊपर ऐसा कार्बन रहना चाहिए था कि ये लोग चाहते भी ये काम नहीं करते। पाकिस्तान से जो पैसे बाहर गए
लोगों ने अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर गए। ये जितने पैसे गए ये सारे डॉलर की सूरत में गए, और जितने खरबों रुपए पाकिस्तान से गए उनकी वजह से आपके डॉलर का डेफिसिट बढ़ा है, और जब आपका डॉलर का डेफिसिट बढ़ता है तो आपके कर्ज बढ़ते हैं, जब आपके कर्ज बढ़ते हैं तो आपका सूद बढ़ता है, जब आपका सूद बढ़ता है तो फिर आपको IMF के पास जाने के बाद IMF के तमाम डिसीजन को आपको मानना पड़ता है। व्हाट इज द पॉइंट सर? तो हमको इमीडिएटली काम ये करना पड़ेगा, लग्जरी गाड़ियों को खत्म करना पड़ेगा, बाहर पैसे जाने के रास्तों को हमको खत्म करना पड़ेगा। हम एडिबल ऑयल इस वक्त 6 अरब रुपए का मंगवा रहे हैं। ये अगर एडिबल ऑयल अगर हम अपने यहाँ ग्रो करेंगे तो हमारे किसान हमारे आड़ी ग्रो करेंगे, और हमारे जो ब्लू कॉलर जॉब है उनके अंदर मतलब हमारे से बेरोजगारी का खात्मा होगा। हम एक इतनी बदहाल सर ये तो बड़े लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात बता रहे हैं ना आप, जिनको जिससे गाड़ियों तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ग्रो करें और इसको भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप एडिबल ऑयल की इम्पोर्ट आज बंद कर सकते हैं, आप सफेद चने की इम्पोर्ट आज बंद कर सकते हैं, आप दाल मसूर दाल चने की इम्पोर्ट आज बंद कर सकते हैं, आज अपनी कॉटन की क्रॉप्स को आज आप मतलब बूम दे सकते हैं, आज आप अपनी एडिबल ऑयल के जितने सीड्स हैं आज आप उनको लगा के अपना बूम दे सकते हैं। दुनिया में आपके चावल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इस वक्त आपको मालूम है कि चाइना आपका चावल कितना मांग रहा है, और चाइना जितना चावल आपका मांग रहा है एरी-6 आप उसका 20% भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और जबकि चाइना कह रहा है कि आप जितना बना सकते हैं हमको उतना वो एरी-6 चावल दे दें। तो अगर हम जब तक इन चीजों के ऊपर काम करके और इनकी ऊपर अगर हम एक्सपोर्ट करके और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के डेफिसिट को खत्म करके जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम हमेशा IMF के मोहताज रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमको एक काम और ये करना पड़ेगा कि हम दुनिया में इस वक्त फकीर बन चुके हैं, और शहबाज शरीफ ने जब कहा था तो लोगों को बहुत बुरा लगा था कि बेगर तो आप नॉट चूजर। लेकिन देखिए चाहे वो शहबाज शरीफ हो जाए, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो जाए, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो जाए, इमरान खान की गवर्नमेंट भी प्योर बेगर थी ना। इमरान खान की गवर्नमेंट गई सऊदी अरब के पास ही उनको $2 अरब दे दें, पहले वो आपको $2 अरब दे दिया करते थे। अब उन्होंने कहा ठीक है तुमको $2 अरब दे रहे हैं लेकिन तुम इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम इसको खाली अपने बैंक में रखोगे, तो इसका मतलब हो गया अब हमको मजीद वो डिसग्रेस कर रहे हैं। तो हमको ये चाहिए कि हम जब भी जाएं, चाहे हम चाइना के पास जाएं, चाहे हम सऊदी अरब के पास जाएं, चाहे हम तुर्की के पास जाएं, चाहे हम रशिया के पास जाएं, हम दुनिया के किसी भी मुल्क के पास जाएं तो हम उनसे बजाय $2 अरब मांगने के हम उनसे $2 अरब का बिजनेस मांगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप $2 अरब का बिजनेस आज सऊदी अरब हमको देता है तो एक साइकिल आपकी 3 महीने में कंप्लीट होती है, तो उस सूरत में आपके मुल्क के अंदर $8 अरब आएंगे, और उस $8 अरब के बिजनेस के ऊपर अगर आपने 1% भी कमाया तो अब आप उनको $8 अरब वापस नहीं करने, आपकी बाल्टी के अंदर एक एक कतरा करके पानी भरना शुरू हो बिल्कुल कतरा कतरा ही समंदर बनता है। लेकिन जब आप उनसे एड लेते हैं या जब आप उनसे लोन लेते हैं तो 8 अरब की सूरत के अंदर उस बाल्टी के अंदर आपके सुराख होता है, और उस 8 अरब को जब डालते हैं तो उसमें से पानी को सिंक करने के बाद वो $8 अरब नहीं बढ़ता है, और हमारी जो बर्बादी है और हमारी जो तबाही है वो माशाल्लाह से गामगन रहती है। तो हमको इसके ऊपर एक तो हमको ये बात तय है कि जब तक आप अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने के लिए, जब तक आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए, जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाने के लिए, जब तक आप सनतकारों को, बिजनेसमैनों को, डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स को जब तक आप अपने नहीं रखेंगे आपकी पॉलिसी अच्छी नहीं बन पाएगी। और हमारा जो देखिए मैं बिजनेस करूँ ना, मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं इमरान खान के जमाने में एक्सपोर्ट कर रहा था, मैं जरदारी साहब के जमाने में एक्सपोर्ट कर रहा था, मैं नवाज शरीफ के जमाने में एक्सपोर्ट कर रहा था, और मैं शहबाज शरीफ के भी जमाने में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन उस एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाने में मैं तो वही खड़ा हूँ क्योंकि मैं स्टेक होल्डर हूँ, लेकिन पॉलिसी बनाने वाले इमरान खान के दौर में दूसरे थे, नवाज शरीफ के जमाने में दूसरे थे, आसिफ जरदारी साहब के जमाने में दूसरे थे। तो जब वो पॉलिसियां बनाएंगे और स्टेक होल्डर मैं हूँ तो वो मेरी पॉलिसी को कैसे अच्छा बनाएंगे। राइट, तो आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए होना चाहिए और सबसे ज्यादा आसानियां हमें बिजनेस के लिए क्रिएट करना चाहिए। सर हम तनकीद के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि आपने बोल दिया बेगर्स वाला आपने जुमला कहा, तो मैं चाहूंगी थोड़ी सी इसकी वजाहत भी हो जाए कि बेगर्स कांट बी चूजर, ये बड़ा इसको पॉइंट आउट, अरे बेगर बोल दिया, अरे पूरी कौम को बेगर। हम सिर्फ क्या बातों से बातें मिला रहे हैं, हमारे पास कोई पॉलिसी तो है ही। देखिए हमको सबसे पहली बात ये है कि आज हमको वन नेशन बनना चाहिए। आज हमको अगर अपने बच्चों को आने वाला कल अगर अच्छा देना है तो हमको शख्सियत पसंदी छोड़नी पड़ेगी। आज हमारी सियासत के अंदर क्या हो गया है कि लोग शख्सियत पसंद हो गए कि अगर मैंने इमरान खान को अच्छा कर दिया तो मुझे उसकी हर बुराई अच्छी लगेगी, जो आजकल हो रहा है, लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज अगर मुझे शहबाज शरीफ साहब अच्छे लग रहे हैं तो मैं उनके खातिर हर एक को कंप्रोमाइज कर दूंगा, और जो सबसे खतरनाक काम हो रहा है
वो ये हो रहा है कि जो हमारे मुल्क के मुहिब वतन लोग हैं, जो हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं, जब मैं और आप रात को सो रहे होते हैं तो वह हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं, और किसी एक शख्स की खातिर हम आज अपने उन उदारों को टारगेट कर रहे हैं, तो हम अपने मुल्क के साथ जाती कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के साथ। और हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी होगी, उनकी कहते हैं ना, वही हमारे लिए जनरेशन है, वही हमारे लिए फ्यूचर है। और कोई भी हुकूमत आती है, सियासत आती है, सियासत होती है, सियासत जाती है, लेकिन हमको कभी भी अपने मुल्क के जो इस किस्म के इदारे हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क कायम और दायम है, हमको उनको किसी भी हाल में टारगेट नहीं करना चाहिए। देखें, हमारे पास अगर जलजला आ जाए तो हम फौज की तरफ देते हैं, हमारे अर्थक्वेक आ जाए तो हम फौज की तरफ देते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई करप्ट सियासतदान आ जाए तो हम फौज की तरफ देते हैं, और वो हर मरहले पे हमारे साथ खड़े होते हैं। अगर नॉर्दर्न एरिया में कोई पुल गिर गया तो हाँ जी फौज को बुला लो, हर उसके बाद बुला लो। और जब एक किसी फर्द वाहिद का मसला आता है और जब उसको करते हैं तो हम अपनी आज फौज को जो टारगेट कर रहे हैं, जो आज हम अपने इदारों को टारगेट कर रहे हैं, ये वो लोग होना चाहिए, ये वो लोग हैं जिनको मैं कहूंगा, खुला कहूंगा कि शायद वो हमारे मुल्क के दोस्त नहीं है, शायद वो अपने वतन के दोस्त नहीं है, वो दुश्मन अनासिर है। क्योंकि आज फौज को कमजोर करना, आज फौज को टारगेट करना, आज कॉन्स्टिट्यूशन को टारगेट करने का मतलब है कि पाकिस्तान को कमजोर करना, आज उनको टारगेट करने का मतलब है कि हम दुश्मनों के एजेंट में काम करते हुए अपने मुल्क के। बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। पॉइंट टेकिंग। डॉक्टर साहब प्लीज, आप तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, थोड़ा सा एक चीज पॉइंट आउट कीजिएगा कि वैल्यूज कहाँ गई हैं। अभी जब आप स्टूडेंट थे उस वक्त क्या तरीक़ाकार था, एक टीचर और एकेडमिकली अगर हम बात करें, एक प्रोफेसर और जो एक स्टूडेंट होता है उसका रिश्ता कैसा था, और अब स्टूडेंट कैसे हैं? क्या वो वैल्यूज अभी भी कायम है या अभी कहीं वो हमसे खैर बात कह चुके हैं? वैल्यूज तो जरिए बात है। अब आप माशरे में, ये तो मैं क्या बताऊँ, ये तो आप भी देख सकती हैं, माशरे में एक बहुत ही एविडेंट है यहाँ पे कि वो तहजीब या वो इस तरह की वैल्यूज, इस तरह से हम पहले देखते थे बच्चों की और उस्ताद की इज्जत, वो माशरे में अब नापैद होती जा रही है। अब उस्ताद जो है वो एक बेसिकली इंफॉर्मेशन गिवर है जो कि आता है और वो अब गूगल ज्यादा बेहतर उस्ताद रख गया लोगों को। जो सर आते थे तो हम खड़े हो जाते थे सब, और बड़ा अच्छा से अब वो उस्ताद की इज्जत क्योंकि खत्म हो गई है। अच्छा, उसमें दोनों साइड से, मतलब जाहिर बात है तालिब इल्मों की तरफ से बल्कि सोसाइटी की तरफ से ही है। इसमें उस्ताद भी उस तरह से हम फोकस नहीं करता तालिब इल्मों पे अपना, यानी कि वो भी मॉनिटराइज हो गया है उसका भी जहन, और तालिब इल्म भी जो है उस्ताद को सिर्फ एक वो समझते हैं कि भाई वो आके सिर्फ वो डिलीवर कर रहा है, लेकिन वो जो रोल मॉडल जिस तरह पहले देखा जाता था वो नहीं है। तो अच्छा, दूसरी बात जैसे नहीं कही कि सबसे बड़ा बैगर तो अमेरिका है। अगर उस कॉन्सेप्ट बैगर्स आर नॉट यूजर बात, दुनिया का सबसे बड़ा जो लोन लेने वाला है वो तो अमेरिका लेता है लोन। सवाल ये नहीं है कि लोन लेना अच्छा है बुरा है, सवाल ये है कि वो लोन यूटिलाइज कहाँ हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर आप वो लोन लेकर करंट अकाउंट फाइनेंस करेंगे तो दैट मीन वही बात है, वो अगली बार आपको दोबारा हाथ फैलाने पड़ेंगे। ये बिजनेस वाली बात सही है, हम जाएं तो फिर जाकर बिजनेस मांगे, ना कि हम जो है वो कोई ऐसा। तो आप जो है आप यार देखें, सिंपल सी बात है, आप जो भी आप लोन लें तो उसको आप यूटिलाइज जो है वो इस प्रोडक्टिव एरिया में करें ताकि आगे जाके आपको जरूरत ना पड़े। राइट। अच्छा सर, अभी इस पॉइंट से निकल के थोड़ा सा अगर अभी इंस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे आए, जैसे कि पास में टीबल्स के हवाले से डिसीजंस लिए गए, तो क्या अभी भी हम उसी तरफ जाएंगे या अभी हम थोड़ा सा कोई और कड़वा घूस पी सकते हैं? देखिए, वो तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग थी बेसिकली, और उन्होंने पहले से पॉलिसी बताई हुई थी कि भाई एक्चुअली जो डिसीजन जो चीजें बढ़ी थी तो वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी की वजह से थी, और उसकी वजह से ग्राउंड रियलिटी में इन्फ्लेशन कुछ कम भी हुई थी थोड़ी बहुत। लेकिन इन्फ्लेशन जो है ये जो ट्रेजरी बिल यानी जो इस तरह से एब्रप्टली बढ़ाते हैं, इसकी वजह से डिमांड फुल इन्फ्लेशन तो कम होती है, लेकिन हमारा जो मसला है वो एक्सटर्नल सप्लाई पुश, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जो कि बाहर से ड्राइव होती है। तो थोड़ी बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी वही प्रॉब्लम आ गई है। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त दोबारा से अगर ऐसा मेजर किया जाएगा तो बिजनेसमैन को क्या, क्योंकि हम तो खैर बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना इस क्या एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा और मजीद काम करना पड़ेगा, वहाँ फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीनी को बैन किया एक्सपोर्ट करने से, इस तरीके से कुछ जो फूड आइटम्स है जो हमारी डिमांड है, एक्चुअली पहले वो फुलफिल हो जाए हमारे लिए, हमारी फूड बास्केट फुलफिल हो जाए, उसके बाद हम आगे एक्सपोर्ट करें ना। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गंदुम है। अब गंदुम हम लोग जो है हमारा हमेशा से स्टेबल फूड रहा है, तो हमें कम से कम गंदुम, हमारे पास फूड सिक्योरिटी इतनी होनी चाहिए कि गंदुम हम इम्पोर्ट ना करें।
तो चावल बहुत अच्छा है, कल लास्ट हमारे न्यू ईयर में चावल की बहुत अच्छी फसल हुई है जी, उसको और इम्प्रूव करना चाहिए। कॉटन देखें ना, इस वक्त मैं छोटी सी बात करूं, जो हमारे जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट होती है वो तकरीबन 18-20 बिलियन डॉलर है और उसको करने के लिए हम 3.5-4 बिलियन की जो है ना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी वैल्यू चेन जो है उसके अंदर जो है, अगर हम और पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है कि इसके अंदर पूरी वैल्यू चेन मौजूद है, तो अगर हम कॉटन को अच्छा हम उगाएंगे और कॉटन को प्रमोट करेंगे तो ये 3-4 बिलियन डॉलर तो आपसे बच सकते हैं जो कि हम रॉ मटेरियल को से इम्पोर्ट करते हैं सिर्फ टेक्सटाइल के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द फैक्टर जिसमें जो है अगर आप सही तरह से प्लान आउट करें तो बहुत चीज़ें जैसे आपने एडिबल ऑयल की बात की, तो जैतून मेज हमारे पास होता है, जैतून का भी आपने जैतून जो अब लग रहा है तो उसका जो इफेक्ट में भी 3-4 साल में ऐसा हो सकता है आ जाए कि हमारा एडिबल ऑयल का बिल जो है कम हो जाए, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। सनफ्लावर वो भी तो है हमारे पास। सनफ्लावर, अब ये सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारे लग सकती है, कौन सी नहीं लग सकती, किस एरिया में लग सकती है। सर हमारे पास अभी टाइम है कि हम एक्सपीरियंस करेंगे। ये एक्सपीरियंस हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है। 2012 में हमने पान लगाए थे शिमकेंद्र और पंजाब के अंदर कुछ जगहों पर, और वो जो पान निकला था वो दुनिया का बेहतरीन पान निकला था। लेकिन फिर उसके बाद क्या मसले हुए, क्या हुए, और वो बिल्कुल जो प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने बिल्कुल रोल ओवर कर दिया। क्या समझते हैं आप, काम होगा इसके ऊपर? बिल्कुल काम होना चाहिए। देखें उसकी वजह आपने सनफ्लावर का नाम लिया ना, अगर एक मुल्क है जो भूखा मर रहा है, एक मुल्क है जिसके अंदर इन्फ्लेशन वो अरबों खरबों रुपए जो सूद की सूरत में दे रहा है, तो उसके लिए जरूरी नहीं वो पाम ऑयल का तेल खाए। जब हमारे पास सनफ्लावर मौजूद है, हमारे पास सरसों मौजूद है, हमारे पास कॉटन सीड मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास 60% यूज मौजूद है, हम 22 करोड़ की आवाम है, तो हम अगर आज 8 अरब डॉलर का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम अपने मुल्क के साथ जाती करें। लेकिन मसला ये है कि आप मुझे पिछले 25 साल में कोई ऐसा दिखा दें कि हम ये कहें हमने आगे 5 साल की पॉलिसी बनाई है कि हमको 5 साल के बाद गंदम को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने 5 साल बाद की अपनी शुगर की एक पॉलिसी बनाई है। हमारी शुगर की पॉलिसी क्या है कि चंद बड़ी बड़ी फैमिलीज आती है, उन्होंने शुगर मिलें खरीद ली, और उसके बाद एक अलिफ नून आता था, आप तो खैर बड़ी यंग है, मेरे जमाने में एक प्रोग्राम आता था अलिफ नून, उनकी क्लिप आज से 40 साल पहले की चल रही है कि वो नन्ना अनर से कहता है कि यार वो ये लोग चीनी को क्यों गोदाम में छुपा देते हैं। वो कहते हैं कि यार ये जालिम लोग हैं, गरीबों का हक मानने के लिए चीनी को जो गोदाम में बंद कर देते हैं और उसके बाद उसको महंगे दामों में बेचते हैं। तो उस वक्त से लेकर आज तक चीनी हमारे ब्लैक होती है। तो राइट, हमारे यहाँ जब तक ये पॉलिसी है 10 साल, देखिए मैं अपनी इंडस्ट्री चला रहा हूँ ना, मैं अपने 5 साल को पूरा लेके चलता हूँ। मेरा आइंदा अगला साल कैसा होगा, उसके अगला साल कैसा होगा, और अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो काम नहीं होगा। सर कमोडिटी की बात हो रही है तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,33,500 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,14,460 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पराउंड $1,831.14, ऑयल WTI पर बैरल 115.1, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 115.3। आप देख सकते हैं ऑयल प्राइस काफी हायर साइड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं डेली बेसिस। कल के ही दिन आई गेस ये जो है 2 या 3% की जो अपवर्ड ट्रेंड है वो देखा गया है। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198.5, selling was 200.5, UK pound buying रही 233 rupees, selling was 235.5, US dollar buying रही 195 rupees, selling was 197। अगेन डॉलर भी जो है वो काफी शार्प अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। चाइनीज युआन नेक्स्टली सऊदी रियाल बाइंग रही 50.25, selling was 50.6, यूएई दिरहम बाइंग at 52 rupees, selling was 52.5, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, selling was 484.35, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.95, selling was 394.98। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पर ये कहना दुरुस्त होगा कि इंटरनेशनली एक इन्फ्लेशन का जो फियर है वो पूरा ग्लोबल ही जो एक इशू है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान के लिए कि पूरा एक ग्लोबल फिनोमेना है, इसको कंट्रोल करना भी जरूरी है, और ये इशू अगर इंटरनेशनली जो है वो कंट्रोल हो जाएगा तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिक इसके अच्छे असरात जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर दानिश साहब भी मौजूद हैं, राशिद सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस आपने नंबर्स देखे, डेली बेसिस पे 2 to 3% की अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है, यानी ये कल के ही नंबर्स हैं। कल के दिन हमने 109 या 110 देयर अबाउट जो है वो पड़े थे, लेकिन आज के दिन 115 इतनी शार्प रिकवरी, आज बहुत शार्प इंक्रीज हुआ है। और ट्रेंड ये हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो है ना टेम्पररी होगा,
और खास तौर पे ये कि कोविड के बाद जो इकोनॉमिक स्लो डाउन थोड़ा सा जो नई वेव आई है चाइना वगैरह में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, उसकी वजह से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो ऑयल होगा वो नीचे थोड़ा सा जाएगा या ये कम से कम बढ़ेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है तो ये भी एक सरप्राइज है। सप्लाई ग्लट्स यानी सप्लाई की प्रॉब्लम्स आई हुई हैं बहुत ज़्यादा, एक वॉर की वजह से भी और दूसरी अनसर्टेनिटी की वजह से भी, लेकिन ये कि अगर तो ये इस स्लो डाउन के फॉर्म में जिस वक्त आपकी इकोनॉमी के अंदर ये सिग्नल्स आ रहे हैं कि इकोनॉमी में हो सकता है स्लो डाउन हो जाए, उसमें भी इतना बढ़ रहा है, तो आई डोंट नो ये कि उसके बाद वो कितना ऊपर जा सकता है। तो ऑयल वाकई में, और इसका इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इस वक्त जो है इट विल बी अनसस्टेनेबल। अब 115 पे अगर आज आ जाता है तो अब आपकी सब्सिडी कहाँ पहुँच चुकी होगी अगर हम ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे होते तो, और वो पास ऑन नहीं करते तो फिर और उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी। और यही सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम निगोसिएशन जिसकी वजह से हमारी एक तरह से स्टॉल हुई हुई है। IMF भी जो है पिछली भी गवर्नमेंट ने क्योंकि ये गलत मेजर किया, मैं तो उसको गलत ही कहूँगा क्योंकि उन्होंने 10 रुपये कम कर दिया, जिसकी वजह से जो IMF की प्रोग्राम भी आपका स्टॉल हो गया। तो और वो जारी बात है उसकी पॉलिटिकल प्राइस अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई गवर्नमेंट शायद उसको लेने को तैयार नहीं है। तो ये भी इस गवर्नमेंट के लिए बड़ा, और पॉलिटिशियन गवर्नमेंट है, तो मैं तो सिर्फ एक बंदा नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, वो 10 लोग हैं। तो इसकी पॉलिटिकल प्राइस क्योंकि अब इतनी बढ़ गई है तो ये करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये करते हैं तो क्या आवाम तनकीद करेगी कि देखें वो था तो ये था? असल में बात यही है कि आवाम को जो सबसे ज़्यादा हर्ट करती है वो महंगाई करती है। तो जब महंगाई ऊपर जाएगी तो फिर वो जारी बात है, फिर वो तनकीद यहाँ पे तो ये है कि वो हुकूमत में करते हैं। मैं बताऊँ, मैं अमेरिका में क्लिप देख रहा था, US के अंदर जब ये ऑयल प्राइसेस बढ़ी थी तो वहाँ की जो आवाम जो थे जब उनसे पूछा गया तो वो तो प्यूटिन को कह रहे थे कि प्यूटिन की वजह से बढ़ी है। अच्छा हाँ, अगर यही चीज हम पाकिस्तान के आवाम से तो कॉन्फ्लिक्ट तो है ना अभी, अगर यूक्रेन वॉर वो थोड़ा सा इशू सेट हो जाए तो अगर वो पाकिस्तान के आवाम से पूछे तो ये कहेंगे गवर्नमेंट की वजह से बढ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ इस तरह का सेंस अभी जैसे आवाम के अंदर ये नहीं आया कि भाई वो जो प्राइसेस बढ़ने की वजह क्या है। कोई हुकूमत इतनी ऐसी नहीं है कि जो इसके ऑनस्लॉट को रोक सके। तो ये टाइम लगेगा आते हुए। और महंगाई एक ऐसी चीज है कि जब वो बढ़ती है तो आवाम जाहिर बात है फिर वो एक डिस्ट्रेस के अंदर आ जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आवाम इसको समझती है और आवाम इसको बिल्कुल रियलाइज करेगी कि ये इनका अपना कसूर नहीं है इंटरनेट। लेकिन जो लोग मुखालफत बगा रहे हैं, मुखालफत कहते हैं, वो उसको जरूर नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। नहीं जी देखो जी गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने महंगाई कर दी, वरना महंगाई एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जो पूरी दुनिया के अंदर तो बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है। तो महंगाई नॉट अ बिग डील, लेकिन क्या है कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास बिजनेसेस ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आप महंगा भी खरीदेंगे और बिजनेस पॉलिसीज के अंदर इनके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। बिजनेस पॉलिसीज, सर आपने वही पल्स प्रेस कर दी जो कि पॉलिसीज सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ जाती है। लास्ट पे वही बात आ जाएगी कि सर मैं आपको वही बार बार मार्केटिंग करूंगा बिजनेस लोगों की। आज आप किसी भी सनतकार को उठा लें, किसी भी इंडस्ट्री को उठा लें और आप उससे पूछे यार कि तुम्हारा बिजनेस 25 साल पहले का था और आज का है। मैं भी पिछले 25 साल पहले मैं पाकिस्तान चौक पे बैठा होता था, आज मैं कॉर्नी क्रिकेट में 6 घर की फैक्ट्री में बैठा हूँ। तो अगर मेरा कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी सक्सेस स्टोरी है। इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट मुझसे पॉलिसी लेगी तो मैं उनको एक अच्छी लाइन दे दूंगा। इसकी निस्बत जो लोग गवर्नमेंट में आते हैं आप उनकी एबिलिटी को देख लें, क्योंकि उनका कोई होमवर्क नहीं है, वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं है, उनको मैशियत का कुछ नहीं पता, वो डॉलर मुल्क में कैसे आना है, डॉलर की हमने रेट को कैसे, उनको उसका कख भी नहीं पता है। ठीक है ना। तो जब वो बैठ के पॉलिसी बनाएंगे तो सत्यानाश वो मेरे ही करेंगे, जब वो मेरा सत्यानाश करेंगे तो इनडायरेक्ट मुल्क का सत्यानाश है। जब मुल्क का सत्यानाश है मुल्क का सत्यानाश है। मैं इसको थोड़ा सा ये कहूँ कि जो महंगाई जो है ना, महंगाई तो इनएविटेबली आपको आएगी। फर्क ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है इसको पास ऑन करेगी, सब्सिडी खत्म करेगी, तो ये होगा कि ये आवाम को जल्दी अफेक्ट आ रहा होगा, लेकिन ये सस्टेनेबल होगा, ये आहिस्ता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं किया तो अभी तो आपको आवाम खुश हैं, अभी तो आप देखें पेट्रोल अभी भी खुश नहीं, अभी भी वो तो बोलते ही रहते हैं ये हो गया ये हो गया, वो तो कभी नहीं बोलेंगे। जिस नेट पे पहुंचेंगे उससे तो बहुत बेहतर है। तो लेकिन ये क्या होगा कि आपकी गवर्नमेंट अब देखें ना, डॉलर इस वक्त ओपन मार्केट में 197 का 197 का इंटरबैंक में 197 था और ओपन मार्केट में, और आज जो मुझे जो खबर मिली है वो ये कि 199 इस वक्त पहुंची है। तो अगर ये क्यों पहुंचा है, इसलिए पहुंचा है कि इन्वेस्टर को कंसर्न है कि गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं कर पाएगी अपने जो खसारे जो है, जो करंट अकाउंट का खसारा है और बजट का खसारा है, वो फाइनेंस नहीं कर पाएगी। ये ऊपर जाएगा तो महंगाई वैसे ही आएगी।
तो और अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो गया और ये रुपया जो है 250 पे पहुंच गया, लेट सपोज अब श्रीलंका का रुपया 350 300 पे अब गया हुआ है, तो 250 पे पहुंच गया, तो आप समझ लें कि वो जो महंगाई आप जो पहले कर रहे थे वो उससे ज्यादा महंगाई आपको उसके बगैर करे भी कर लिया आपने, और गवर्नमेंट के पास कुछ रहा ही नहीं उसको एक शेल्टर करने के लिए। सर लास्ट नोट है, तो सोल्यूशन आप जो बता रहे हैं पास ऑन कर देना चाहिए, सोल्यूशन देखिए, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस को मद्देनजर रखते हुए। देखिए मैं इसमें सोल्यूशन जो भी देखिए दो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक तो ये कि आप पास ऑन नहीं करें, और एक होता है पास ऑन कर दें। अगर आप पास ऑन नहीं करें तो उसका भी ऑल्टरनेटिव प्लान गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और अगर पास ऑन करें उसका भी ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। तो इस वक्त गवर्नमेंट के पास टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को फौरन जल्दी डिसीजन लेना होगा, जल्दी डिसीजन लेना होगा। सर राशिद साहब कुछ कहेंगे? बिल्कुल लास्ट लाइन शार्प, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि डेफिनेटली इनको पॉलिसी वही बनानी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी चाहिए, पैसे बाहर जाने के रोकना चाहिए, टूरिज्म के ऊपर काम करके, टूरिज्म के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपके पास जो डॉलर होंगे वो जॉगिंग करके बाहर होंगे। इम्पोर्ट के ऊपर आपको सबसे, जैसे मैंने आपको कहा, लग्जरी जितनी है उन सबके ऊपर बैन लगानी चाहिए, और जितनी मैन्युफैक्चरिंग आपकी यहाँ पे बढ़ती जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द पाकिस्तानी इकोनॉमी। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपने बेहतर करना है तो ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। राइट, वेल थैंक यू राशिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। डॉक्टर दानिश साहब आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस किया, जिसमें इंटरनेशनली जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उनके इम्पैक्ट को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा बहुत अगर पास ऑन करना शुरू कर दिया जाए तो चीजें काफी हद तक बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। अदरवाइज अगर अभी ये चीजें पास ऑन ना की गई तो आने वाले दिनों में फिर इसके असर ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। दैट्स ऑल, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।